दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा जो योद्धा सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी के द्वारा, तो आज का हमारा 12वां क्लास है ना, 12 क्लास है। इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट इस चैनल पर बना हुआ है। और इसका पीडीएफ भी हम आप लोग को है ना, स्क्रीन पीडीएफ जो होता है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर आप दरोगा का तैयारी करते हैं तो दरोगा का भी मेरा वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि प्रतिदिन शाम 6 बजे अपलोड होता है। तो आप लोग वीडियो में फिलहाल इस सेशन में बने रहिए, है ना। इसमें जो है काफी डिस्कशन होगा, एक बार जुड़ करके देखिएगा, उसके बाद जो है आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी है। कह रहा जिनके पास इरादे होते हैं, जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं, इसलिए कोई भी बहाना, किसी तरह का बहाना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दिल तोड़ के मेहनत कीजिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 262 नंबर। तो मेरा सीरियली 1 से लेकर के चल रहा है। तो इसके पहले अगर वीडियो आप लोग देखे हैं सीरियली तो 261 तक हो चुका है। आज का हमारा 262 से जितना जाए, है ना, तो ये सीरियली वे में चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला कह रहा है सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है ना। सूर्य पृथ्वी के निकटतम तारा है, तो निकटतम तारा कौन है? सूर्य का, है ना, पृथ्वी, सूर्य जो है पृथ्वी का क्या है? निकटतम तारा है। सूर्य हमारा जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो कह रहा है कि दूसरा का निकटतम तारा कौन है? दूसरा वाला। तो क्या सीरियस है, या ध्रुव तारा है, या अल्फा सेंचुरी है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से आपको बताना है कि दूसरा जो हमारा पृथ्वी के नजदीकी तारा है वह कौन है। पहला वाला तो सूर्य है, लेकिन दूसरा का कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपको अल्फा सेंचुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा सेंचुरी हो जाएगा। सीरियस की अगर बात करें, है ना, तो सीरियस की अगर बात करें तो ये जो है सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला चमकीला तारा है ना। क्या है? सीरियस तो चमकीला तारा है ना। और अल्फा सेंचुरी के मैंने बता ही दिया। ठीक है, अल्फा सेंचुरी की बात अगर करें तो यह 3 तारा से बना है ना। यह कितना तारा से बना है? यह 3 तारा से बना है। कौन कौन तारा है? तो इसमें जो तारा है अल्फा सेंचुरी ए है ना। पहला की अगर बात करें तो अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उसी तरह से अल्फा सेंचुरी बी हो जाएगा, और उसी तरह से अल्फा सेंचुरी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के तारा जो है इसका किसका निर्माण किया है? तो अल्फा सेंचुरी का, जो कि पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है। ठीक है, तो ए और बी सी तीनों मिलकर के किसका निर्माण किया है? तो अल्फा सेंचुरी का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी ग्रह को क्या कहा जाता है? क्या नीला ग्रह कहते हैं, या लाल ग्रह कहते हैं, या पीला ग्रह कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कि पृथ्वी ग्रह को कौन सी, है ना, रंग के रूप में उसे जाना जाता है? नीला, लाल या पीला, किस रंग के, है ना, जाना जाता है? तो इसका जो पृथ्वी हो जाएगा आपको नीला ग्रह। पृथ्वी किस रूप में जाना जाता है? तो नीला ग्रह के रूप में पृथ्वी जाना जाता है। अगर बात करें लाल ग्रह की, तो लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं। अगर पीला ग्रह की अगर बात करें तो पीला ग्रह किसको कहते हैं? तो ये आपको जो है शुक्र को कहते हैं, है ना, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं। और काला ग्रह अगर पूछे तो काला ग्रह किसको कहते हैं? काला ग्रह, काला ग्रह तो ये जो है आपको शनि महाराज है ना, शनि महाराज, है ना। इसीलिए शनिवार के देखते हैं लोग काला कपड़ा पहनता है ना, ताकि हम भी शनि देवता का क्या कर रहे हैं?
साथ दे रहे हैं तो शनि देवता क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो भाई हमारा जो है अति कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो इसको जो है अच्छा से जो है सब कुछ होना चाहिए। तो काला ग्रह की अगर बात करें तो शनि हो जाएगा। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो पीला ग्रह हो जाएगा, है ना। पीला ग्रह क्या हो जाएगा, तो शुक्र ग्रह। और मंगल ग्रह किसको कहते हैं, तो लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को। तो इस तरह से इस सभी ग्रह को जो है आप लोग याद रखिएगा कि किसको कौन ग्रह कहा जाता है। आगे चले अगला क्वेश्चन, करा पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहन से विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैस निकलती है। करा पेट्रोल हो या डीजल हो, पेट्रोल गाड़ी हो या डीजल गाड़ी हो, दोनों से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती है। तो वह हानिकारक गैसें की नाम क्या है, ये क्या हो जाएगा बताइए। क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, या नाइट्रस ऑक्साइड होगा, या क्लोरोफ्लोरो कार्बन होगा, क्या हो जाएगा। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका तीनों हो जाएगा, ऊपर का तीनों, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है। ये तीनों गैसें उससे निकलती है, किससे, तो पेट्रोल और डीजल आधारित वाहन से जो गाड़ियां चलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगा, है ना। तो प्रदूषक गैस निकलती कौन कौन है, तो ये तीनों हो जाएगा। इसलिए आंसर ये तीनों याद रखिएगा, है ना। इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों गैस जो है निकलती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो अपूर्ण दहन से, है ना, दहन की अपूर्ण से, है ना, अपूर्ण दहन से या अपूर्ण दहन लिखते हैं, अपूर्ण दहन से, अपूर्ण दहन से। अपूर्ण दहन मतलब क्या हुआ, अध जला, है ना, पूरी तरह से जला नहीं और धुआं के द्वारा निकल गया, तो वायुमंडल में क्या फैलाएगा, गैस फैलाएगा कि नहीं, प्रदूषण फैलाएगा कि नहीं। तो अपूर्ण दहन से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, सीओ लिख देते हैं। सीओ का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, इसे हंसाने वाली गैस, इसे क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। पूछ देगा कि हंसाने वाला गैस कौन है, लाफिंग गैस कौन है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे जो वायुमंडल में कितना है, तो 0.03% है, कितना है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर इसकी मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ती है, इसकी मात्रा, है ना, यहां पर लिखते हैं, इसकी मात्रा बढ़ने पर, इसकी मात्रा बढ़ने पर, इसकी मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, तो मनुष्य का जो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है ना, बढ़ने पर मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन को बाधा करती है ना, बाधा उत्पन्न कर, परिवहन में बाधा उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है ना। और ये जो बाधा उत्पन्न करती है, इसी से जो है मनुष्य का क्या होता है, तो दम्मा का बीमारी हो जाता है ना, दम्मा का बीमारी होता है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मतलब कि जो गाड़ियां चलती है उसमें अपूर्ण दहन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर गाड़ी में धुआं दे रहा है तो आप उस गाड़ी को बनवाइए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये था सारी बातें। आगे क्वेश्चन चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करक कोशिका की खोज किसने की? अगला क्वेश्चन है, करक कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका, हमारा जो शरीर बना हुआ है तो कोशिका का ही तो बना हुआ है ना, सेल, है ना, सेल नहीं तो शरीर नहीं। तो हर एक कोशिका का अलग अलग काम होता है ना, किसी का नाक बनाना काम होता है, किसी का आंख बनाना होता है,
किसी का हाथ बनाना तो किसी का पाँव बनाना, है ना, ये सारी जो है शरीर के जो अंग है या कोशिका का ही द्वारा बनता है। तो कह रहा कोशिका की खोज किसने किया था, है ना। जब इतना सारा ये काम करता है तो इसका खोज तो याद रखना बनता है। क्या रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था, या कैमिलो गोल्जी ने किया था, या रॉबर्ट हुक ने किया था? बताइए। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो कौन देख रहे हैं हमें क्या पता, हम तो लाइव है नहीं। तो अपना परिचय दीजिए कि हाँ आपका वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, कुछ कमेंट कीजिएगा, तब हमें भी पता चलेगा कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है कैसा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करें, है ना, रॉबर्ट ब्राउन की, तो ये जो है केंद्रक की खोज, है ना, किसके खोज किया था? तो केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज किए थे। कोशिका में जो केंद्रक होता है, कोशिका के केंद्रक की खोज, है ना, कोशिका के केंद्रक लिख देते हैं यहाँ पे। कोशिका की केंद्रक की खोज की अगर बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ये जो लीवेनहॉक है ये जीवित कोशिका की खोज किए थे, जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की, है ना, ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किया था, ब्लैक रिएक्शन, ब्लैक रिएक्शन, इन्होंने ब्लैक रिएक्शन, ब्लैक रिएक्शन की खोज किए थे, खोज किए थे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक, ये चारों आपको जो हो गया, है ना, इस चारों को जो है काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करें तो कोशिका के केंद्रक की खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? तो कोशिका के केंद्रक की खोज किया था। ल्यूवेनहॉक, है ना, ल्यूवेनहॉक की अगर बात करें तो ये जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। और ब्लैक रिएक्शन की खोज किसने किया था? तो ये जो है आपको कैमिलो गोल्जी ने, यहाँ पर कैमिलो गोल्जी ने, किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। तो मेरा सत्य एक बार रखिएगा, कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और क्या? रॉबर्ट ब्राउन। तो कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये आपको जो है ल्यूवेनहॉक ने किया था। और कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ये जो है ब्लैक रिएक्शन की खोज रॉबर्ट कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया था? विद्युत धारा जो करंट होती है, करा विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, मतलब उसमें जो है चुंबक का प्रभाव होता है ना, कैसे? जैसे आप देखते होंगे कि कोई मोटा सा तार गया है, वहां पर अगर नजदीक में अपना, है ना, हाथ, सॉरी हाथ नहीं लेके जाना वहां पे, है ना, ऐसा मैं बता रहा हूं, ऐसा करना नहीं है। अगर उसके नजदीक, अगर वो अनुभव किए थे वैज्ञानिक, तो उसके नजदीक में अगर लेके जाता है तो वो क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर क्या करता है? खिंचाव करता है। तो उसी से क्या हो गया? ये जो है आपको चुंबकीय प्रभाव पता चला, है ना, कि विद्युत धारा में क्या है? तो चुंबकीय प्रभाव है। तो वही कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया था? मतलब इस चीज को जांच किसने किया था कि उसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी है? बताइए कौन? हेनरी ने किया था, या ऑस्टेड ने, या फैराडे, या बोल्टा ने? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्यारा सा, है ना, क्या हो जाएगा? ऑस्टेड ने। किसने किया था? ऑस्टेड ने इसकी खोज किया था कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव है। किसने? तो ऑस्टेड ने। किसने? ऑस्टेड ने। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने, ये थोड़ा करंट है ना, करंट भी एक दो लेकर के चलेंगे क्योंकि बिना करंट के कोई एग्जाम आजकल क्रैक नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में अपनी यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च किया है? यूरिया गोल्ड नामक, है ना, एक नई प्रकार की यूरिया जो है लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो वह जो है किस राज्य से संबंधित है? क्या मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से, या यूपी से? किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका, है ना, राजस्थान से संबंधित है। किससे है? राजस्थान से संबंधित है ये यूरिया, है ना। ये यूरिया का जो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ होगा? तो राजस्थान में होगा। कौन सी यूरिया? तो यूरिया गोल्ड नामक, है ना, इसको याद रखिएगा, यूरिया
गोल्ड नामक जो एक नई प्रकार की यूरिया को लॉन्च किया गया है वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको राजस्थान से। किससे संबंधित है? राजस्थान से। किसे? राजस्थान से। इस यूरिया में खासियत क्या है? तो इस यूरिया में अगर बात करें, गोल्ड नामक जो यूरिया है ना, इस यूरिया की खासियत की अगर बात करें तो इसमें जो है सल्फर कोटेड यूरिया रहेगा। इसमें सल्फर कोटेड यूरिया रहेगी। सल्फर कोटेड मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है सल्फर की मात्रा भी रहेगा, और जब सल्फर की मात्रा रहेगा तो हमारी जो मिट्टी है उस मिट्टी में सल्फर की कमी को क्या करेगी? दूर करेगी, है ना। इस यूरिया से मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगी। ठीक है, तो ये जो है क्या करेगी? तो मिट्टी में जो सल्फर की कमी रहती है उस चीज को ये क्या करेगी? सल्फर कोटेड यूरिया, तो उसको दूर करेगी, जिसका नाम क्या है? तो गोल्ड नामक यूरिया, है ना, यूरिया गोल्ड, है ना, यूरिया गोल्ड या गोल्ड नामक यूरिया जो है एक नई किस्म की जो यूरिया निकली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्या कर रहा है? कह रहा संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्या रुचिरा कंबोज को, या अहमद सैफुल को, या काली मारियर को, या मिशेल ब्लॉक को किसको किया गया है? बताइए, आप लोग भी आंसर दीजिए कमेंट में। तो क्लास कैसा लग रहा है आप सभी को जरूर बताइए, है ना। जो भी लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। किसको किया गया है? रुचिरा कंबोज को, है ना, 62वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह वर्ल्ड वाइड वेब का कब मनाया जाता है ना। वर्ल्ड वाइड वेब डेली आप लोग जो है मोबाइल में सर्च करते हैं, www. है ना, जो भी रहता है www. है ना, जो भी रहता है उसका साइट, तो उसमें www. जरूर लगाते हैं आप लोग। तो उसी www. की बात किया जा रहा है, इसको, है ना, www. 3 W होता है ना, वर्ल्ड वाइड और वेब। तो इसकी जो मनाया जाता है, इसकी तिथि कब मनाया जाता है? इसको दिवस के रूप में मनाता है वर्ल्ड वाइड वेब को। तो क्या 30 जुलाई को, 31 जुलाई को, 1 अगस्त को, या 2 अगस्त को कब मनाया जाता है? WW दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो है आपको 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? तो 1 अगस्त को। 1 अगस्त को ये W वर्ल्ड वाइड वेब। WWW के आविष्कारक अगर पूछे तो इसका आविष्कारक, WWW के आविष्कारक की अगर बात पूछे, आविष्कारक कौन है, तो इसका जो आविष्कारक हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कि WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली हैं। कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। कब किए थे? तो 1998 में। कब किए थे? 1998 में इसकी स्थापना किया गया था। तो 1998 में WWW का आविष्कार किया गया था, और इसके जो आविष्कारक थे आपको टिम बर्नर्स-ली थे। कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे। और इसकी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं 1 अगस्त को, प्रत्येक साल की 1 अगस्त को। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
करा कि कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? कारगिल, कारगिल युद्ध के बारे में आप लोग सुने होंगे, कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल एक यात्री की जुबानी एक किताब लिखा गया है, कारगिल एक यात्री की जुबानी एक पुस्तक है, तो वह किसके द्वारा लिखा गया है? अभिषेक वाजपेयी या चेतन मारू या ऋषि राज या टीएम सेशन, किसके द्वारा? तो ये जो लिखा गया था कारगिल एक यात्री की जुबानी, तो ये लिखा गया था आपको ऋषि राज के द्वारा। किसके द्वारा? ऋषि राज के द्वारा यह जो है लिखा गया था। क्या? तो कारगिल एक यात्री की जुबानी। कारगिल युद्ध की अगर बात करें तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को हुआ था। 26 जुलाई 1999 में, 1999 में। तो ये डेट भी याद रखना है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, और प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस जो है 26 जुलाई को मनाते हैं, और 26 जुलाई 1999 को ही क्या हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था। और इसे इस जो बुक है ये जो बुक है कारगिल एक यात्री की जुबानी, यह बुक को प्रभात खबर ने निकाला था। प्रभात खबर ने निकाला था। किसके द्वारा? प्रभात खबर के द्वारा। और इस बुक में ऐसा है क्या? तो इस बुक की अगर बात करें, इस बुक में 527 कितना? 527 सैनिकों का वर्णन किया गया है। सैनिकों का वर्णन किया गया है, वर्णन है। ठीक है। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी जो पुस्तक के लेखक है आपको ऋषि राज है। कौन है? ऋषि राज है। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1999 को हुआ था। और यह बुक जो है किस प्रकाशन के द्वारा निकाला गया था? तो प्रभात के द्वारा, है ना, प्रभात खबर के द्वारा निकाला गया था। और इस बुक में है क्या? किस चीज का वर्णन है? तो सैनिकों का वर्णन है। कितने सैनिक का वर्णन है? तो 527 सैनिकों का वर्णन मिलता है। और ये कारगिल युद्ध जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें भारत जो है पूरी तरह से क्या हुआ था? विजेता हुए थे। अगला क्वेश्चन, कर सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी मान के चलिए यहाँ पर सूर्य है, और इसके दूरी के अनुसार इस तरह से कर सूर्य के बढ़ती हुई आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? क्या बुध मंगल शुक्र पृथ्वी है? शुक्र मंगल पृथ्वी बुध है। बुध शुक्र मंगल पृथ्वी है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। तो इसको सजाइए, जिनको याद रहेगा पूरी ग्रह के बारे में, है ना, कौन कौन ग्रह है? तो ग्रह की अगर बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो ये 8 ग्रह जो है आपको सूर्य के दूरी के अनुसार क्या है? क्रमबद्ध है। तो वही तो क्वेश्चन पूछ जा रहा है ना, कि बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम है। तो इसका अगर सही क्रम देखें तब बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध शुक्र और पृथ्वी और मंगल हो जाएगा। इसको एक बार हम मैप में समझाते हैं इस तरह से, है ना। ये हमारा सूर्य भगवान है ना। ये क्या है? तो सूर्य भगवान, ये सूर्य है ना। और सूर्य से जो सटा हुआ है ये हमारा मरकरी है। सबसे पहले मरकरी है, जिसको हम लोग बुध कहते हैं। फिर जो है मरकरी के बाद आपको वीनस है ना। तब बुध के बाद हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। ये कौन है? शुक्र महाराज है, शुक्र है। तब बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद हमारा अर्थ है, पृथ्वी है। और उसके बाद मार्स है, तो ये मंगल हो जाएंगे। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। और सैटर्न हो गया आपका शनि महाराज, है ना, शनि। और उसके बाद यूरेनस हो गया आपको अरुण हो गया। और नेपच्यून की अगर बात करें तो ये हो जाएगा वरुण। ये क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। और प्लूटो को तो 2000
6 में ही इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इसलिए प्लूटो ग्रह की श्रेणी में अब बिल्कुल नहीं है। तो एक बार याद करिए आप लोग जो है कौन कौन ग्रह है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह को आपको घोर के पी जाना है, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराते रहते हैं। ठीक है, तो दूरी के अनुसार आपको याद रखना है, ये सूर्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? क्या अश्वाक्षांश होता है, प्रमुख याम्योत्तर होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा? बताइए कौन सा आंसर इसका हो जाएगा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो इसका जो आधार होता है आपको प्रमुख याम्योत्तर होता है। क्या होता है? प्रमुख याम्योत्तर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जहां डिस्कशन होगा मैं डिस्कशन कराते चलूंगा, आप लोग निश्चित रहिए। विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या अरावली है, यूराल है, रॉकी है, अपलेशियन पर्वत है? तो सबसे पुराना जो पर्वत है वो कौन है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका जो प्यारा सा है पर्वत, ये आपको अरावली है। कौन है? अरावली पर्वत जो है सबसे पुरानी पर्वत की श्रेणी में आता है। कौन सी है? तो अरावली है। अरावली, अरावली की अगर बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कहां पड़ता है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, या मार्च के आखिरी सप्ताह में, या नवंबर के आखिरी सप्ताह में? तो बताइए वन्य जीव जो सप्ताह है वह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक यानी विज्ञान के लिए समर्पित, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो कौन सा है? क्या अफ्रीका महाद्वीप है, या उत्तरी अमेरिका है, या अंटार्कटिक महाद्वीप है, या यूरोपा महाद्वीप है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको वैज्ञानिक के लिए समर्पित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका महाद्वीप जो है किसके लिए समर्पित है? तो विज्ञान के लिए। किसके लिए है? विज्ञान के लिए समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? पहाड़ी ढलानों पर मतलब जैसे पहाड़ है और वहां से जो ढलान होता है तो उसमें जो मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के जो कटाव होकर के नीचे आती है, तो उसे रोकने के लिए, इसलिए क्योंकि वह विसर्जन ना होकर के पानी में न चले जाए, तो उसके मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सी विधि, कौन से नियम अपनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा समुच्च रेखीय विधि, है ना। इसको खड़े याद रखना है कि कौन सा विधि अपनाया जाता है पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी को अपरदन को रोकने के लिए? तो समुच्च रेखीय विधि। कौन सी विधि? समुच्च रेखीय विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था, कब रखा था? मनुष्य ने पहली बार पूछ रहा है, मनुष्य ने पहली बार जो चांद पर कदम रखा गया है वह कब रखा गया था? क्या 1961 में रखा, 1965 में, 1969 में, 1971 में? कब रखा गया था मनुष्य के द्वारा पहली बार चांद पर कदम? तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा 1969 में। 1969 में पहली बार चांद पर कदम रखा गया था। अच्छा, चांद पर जो कदम रखा गया था तो वह जो है किसके द्वारा? अपोलो 11 के द्वारा। अपोलो 11 द्वारा चांद पर कदम रखा गया था, रखा गया था। उसका नाम क्या था? उसमें 2 व्यक्ति उतरे थे, एक सबको नाम याद रखता है, पहला नील आर्मस्ट्रांग, पहला क्या था? नील आर्मस्ट्रांग,
और दूसरा की अगर बात करें तो बज एल्ड्रिन था। पहला की अगर बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा की अगर बात करें तो वज एल्ड्रिन, वज इंग्लिश में लिख देते हैं वज एल्ड्रिन, वज एल्ड्रिन हो जाएगा। तो दो व्यक्ति जो है चांद पर उतरे थे, है ना, उसमें कौन कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और वज एल्ड्रिन। कब उतरा था, तो इसका जो है 20 जुलाई 1969 को। कब उतरा थे, तो 20 जुलाई 1969 ईस्वी में, 20 जुलाई 1969 ईस्वी में ये दोनों व्यक्ति उतरे थे। कौन कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कर रहा है चंद्रयान प्रथम को कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान प्रथम को, है ना, अभी तक चंद्रयान 3 हो गया है। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो है 23 अगस्त 2023 ईस्वी को लैंडिंग किया गया है हमारे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। तो कह रहा है प्रथम चंद्रयान अगर पूछे तब कि प्रथम चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया था, तो क्या 2009 में, 2008 में, 2019 में या 2023 में, तो बताइए आंसर। कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को, चंद्रयान फर्स्ट को। चंद्रयान 3 तो सब लोग रटले होंगे, लेकिन चंद्रयान फर्स्ट भुलाना नहीं है। उसको कब लॉन्च किया गया था, तो 2008 ईस्वी में। कब लॉन्च किया गया था, 2008 ईस्वी में चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, तो 2008 ईस्वी में। ये जो 2008 में किया गया था किससे, है ना, किस रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया था, तो PSLV एक्सेल CII, है ना, इसी रॉकेट से जो है क्या किया गया था, तो प्रथम चंद्रयान को प्रक्षेपित किया गया था चंद्रमा पर। किसे, तो PSLV एक्सेल CII, इसी रॉकेट के द्वारा, 2008 में। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में क्या हुआ था, तो चंद्रयान सेकेंड, चंद्रयान द्वितीय लॉन्च हुआ था। चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया गया था। और इसमें जो है विक्रम लैंडर, है ना, प्रज्ञान रोवर सब था, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान और रोवर। वही 2023 की अगर बात करें तो इसमें चंद्रयान 3 हो जाएगा, चंद्रयान 3। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए कि 2008 में पहला वाला, 2019 में दूसरा वाला और 2023 में तीसरा वाला, जो कि ये पूरी तरह से क्या था, सफल था, है ना, क्योंकि ये मात्र जो है ऐसा है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर जो है इसे लैंडिंग किया गया था। अगला क्वेश्चन करा जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर की अगर बात करें तो यह किससे संबंधित है, बताइए। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर क्या विकिपीडिया से है, या गूगल से है, या व्हाट्सएप से है, या फेसबुक से है, किससे संबंधित है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ये किससे संबंधित है, तो ये है आपको विकिपीडिया से। किससे है, विकिपीडिया। जैसे कि कुछ भी सर्च आप लोग करते हैं गूगल में, तो गूगल में उसका विकिपीडिया आता है, मतलब उसकी पूरी इतिहास जानने के लिए उसकी विकिपीडिया को पढ़ा जाता है ना। तो उसी विकिपीडिया का जो है संबंध किससे है, तो जेमी वेल्स और लैरी सेंगर का, जेमी वेल्स और लैरी सेंगर का संबंध किससे है, तो विकिपीडिया से। गूगल की अगर बात करें तो गूगल की खोज किसने किया था, तो लैरी पेज एवं सरगरी ने गूगल की खोज की अगर बात करें, गूगल की खोज किसने किया था, लैरी पेज एवं सरगरी, लैरी पेज एवं सरगरी के द्वारा। तो गूगल की खोज किसके द्वारा किया गया था, लैरी पेज और किसके द्वारा, तो सरगरी के द्वारा।
कब किया गया था? इस गूगल की खोज जो है कब किया गया था? तो 1998 में, 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में इस गूगल की खोज कब किया गया था? तो 1998 ईस्वी में खोज किया गया था। और किसके द्वारा? तो लैरी पेज और सरगरी के द्वारा। किसके द्वारा? लैरी पेज और सरगरी के द्वारा। अगर इसी में व्हाट्सएप की अगर बात करें, है ना, व्हाट्सएप की खोज, व्हाट्सएप की खोज, है ना, व्हाट्सएप की खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज किसने? तो इसकी खोज जो है जनकुम ने किया था। किसने? जनकुम ने। जनकुम के द्वारा जो है व्हाट्सएप की खोज किया गया है। किसके द्वारा? जनकुम की खोज। इंस्टाग्राम की अगर बात करें, इंस्टाग्राम की खोज किसने किया है? तो केविन सिस्ट्रोमा के द्वारा। इंस्टाग्राम की खोज सिस्ट्रोम के द्वारा, केविन सिस्ट्रोम, केविन सिस्ट्रोम के द्वारा, केविन सिस्ट्रोम के द्वारा इस क्या इंस्टाग्राम की खोज किया गया था। अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की खोज किसने किया? मार्क जुकरबर्ग ने। फेसबुक की खोज, फेसबुक की खोज किसके द्वारा? तो मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा जो है फेसबुक की खोज किया गया है। ठीक है, कब किया गया था? तो फेसबुक की खोज 2004 में हुआ था, 2004 में। तो एक बार मेरे साथ आप लोग याद करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब जो है सोशल साइट के बारे में पूछते रहता है। तो गूगल की खोज किसके द्वारा? लैरी पेज और सरगरी। गूगल की खोज लैरी पेज और सरगरी, गूगल की खोज लैरी पेज और सरगरी के द्वारा। व्हाट्सएप की खोज जनकुम के द्वारा, जनकुम जनकुम जनकुम, है ना, व्हाट्सएप की खोज जनकुम के द्वारा। और इंस्टाग्राम की बात करें तो केविन सिस्ट्रोमा, केविन सिस्ट्रोमा के द्वारा, केविन सिस्ट्रोमा के द्वारा। और फेसबुक की खोज किसने? तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। अगला चले, कारण निम्न में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो क्या रामसर सभा वायु प्रदूषण के लिए है? बिल्कुल गलत है, यही तो गलत है जी। रामसर सभा जो है आपको वायु प्रदूषण के लिए नहीं, बल्कि जो है ना, नमी को संरक्षण करने के लिए। किसके लिए है? नमी को संरक्षण के लिए किया जाता है। क्या? रामसर सभा की, रामसर सभा नम भूमि, है ना, नम भूमि के संरक्षण के लिए किया जाता है। क्या? तो ये रामसर सभा। लेकिन यहाँ दिया है वायु प्रदूषण, जो कि गलत है। बाकी सब सही है। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ओजोन संरक्षण से है, सही है। रियो सभा की बात करें तो धारणीय विकास, ये सही है। और इसमें गलत पूछ रहा था, तो गलत आपका क्या हो जाएगा? रामसर सभा। ठीक है, रामसर सभा की अगर बात करें तो रामसर सभा या रामसर स्थल जो है नम भूमि के संरक्षण के लिए किया जाता है। रामसर स्थल, रामसर सभा, रामसर सभा किस लिए? रामसर सभा नम भूमि, नम भूमि के संरक्षण हेतु, संरक्षण हेतु किया जाता है। रामसर सभा जो किया जाता है किसके लिए? तो नम भूमि के संरक्षण के लिए किया जाता है। रामसर सम्मेलन के लिए पहला प्रयास जो हुआ था 1971 में। रामसर सभा, पहली रामसर सभा, पहली रामसर सभा कब हुआ था? तो 1971 में पहली रामसर सभा कब हुआ था? 1971 में। और इसमें वर्तमान में जो है कुल 171 देश में, इसमें वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में कुल कितना है? तो 171 देश है, 171 देश है। टोटल कितना है? 171। अच्छा, रामसर सभा की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी में भारत में इसकी स्थापना, इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी कितना जो है रामसर स्थल है? तो भारत में, भारत में कुल 46 रामसर स्थल है। रामसर स्थल है, कितना है?
46 गो। सबसे ज्यादा कहाँ है भारत में? सबसे ज्यादा अगर पूछे, सबसे ज्यादा रामसर स्थल है ना, भारत के तमिलनाडु में है। भारत के तमिलनाडु में है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछे तो भारत के तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये सब जो है आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, तो सत्य है। लेकिन गलत कौन है इसमें? तो आपका रामसर सभा किससे? वायु प्रदूषण से। ठीक है, तो पहली बार रामसर स्थल की अगर बात करें तो पहली बार 1971 में, है ना, ईरान के रामसर में। ये जो रामसर स्थल है ये ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ईरान में। लिख देते हैं यहाँ पर, ईरान में पड़ता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहली बार रामसर स्थल की स्थापना 1971 में हुआ था, और इसमें वर्तमान में कुल 171 देश है। 171 देश है, और भारत की इसकी स्थापना, भारत में अगर रामसर स्थल की स्थापना पूछे तो 1982 बताना है, 1982 में। और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी है? 46 है। कितने हैं? 46 है। और भारत में सबसे ज्यादा अगर पूछे कि रामसर स्थल कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। आगे बढ़े, करा उष्मा किस प्रक्रिया से तीव्र गति से, उष्मा किस प्रक्रिया से तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? उष्मा, उष्मा के बारे में पूछ रहा है कि उष्मा जो है किस प्रक्रिया से, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि तीव्र गति से स्थानांतरित हो जाती है? चालन, संवहन, विकिरण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसकी जो तीव्र गति से हो जाती है, आपको किस माध्यम से ये बताना है? बताइए। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका, विकिरण माध्यम से। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से आपको उष्मा जो है, उष्मा की जो प्रक्रिया है वह तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। किस माध्यम से होती है? तो विकिरण के माध्यम से। हमारा जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पड़ता है वो भी किसके कारण? तो विकिरण के माध्यम से। किसके कारण? सूर्य का प्रकाश। लिख देते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण माध्यम से, विकिरण माध्यम से आती है। किस माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है। अच्छा, द्रव और गैस, ये अगर संवहन की बात करें तो संवहन, द्रव प्लस गैस, इसमें क्या, कौन सी क्रिया होती है? संवहन की क्रिया होती है। इसमें संवहन की क्रिया, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिया होती है, पूछ देगा कि ठोस और द्रव में कौन सी क्रिया होती है? तो संवहन की क्रिया होती है। ठोस और गैस में किसमें होती है? सॉरी, ठोस और द्रव में, सॉरी, गैस और द्रव में किसमें होती है? तो आपको संवहन की क्रिया होती है। किसमें? तो गैस और द्रव में। गैस और द्रव में, गैस और द्रव में कौन सी क्रिया? तो संवहन की क्रिया होती है। ठीक है, अगर बात किया जाए चालन की, तो चालन की जो क्रिया होती है वह जो है ठोस में होती है। ठोस में, ठोस में कौन सी क्रिया होती है? तो चालन की, चालन की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। किसमें? तो ठोस में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो चालन की प्रक्रिया होती है। और हमारा जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल जो हमारा गर्म होता है वो भी किसके माध्यम से? तो ये भी जो है आपको संवहन के माध्यम से। वायुमंडल जो गर्म होता है किसके माध्यम से? तो संवहन के कारण गर्म होता है। और पारा, पारा भी जो है आपको चालन विधि से होता है। पारा, पारा की अगर बात करें तो पारा में भी चालन प्रक्रिया होती है। चालन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो हमारा ये सब आपको डिस्कशन था। ठीक है, तो एक बार याद करिएगा। कह सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर कौन माध्यम से पहुंचता है? तो विकिरण के माध्यम से। संवहन की प्रक्रिया किसमें किसमें होती है? तो द्रव और गैस में। चालन की प्रकृति, सॉरी, ठोस में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो चालन की प्रक्रिया होती है। और पारा में भी क्या होती है? तो चालन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, जब जन्म दर तथा मृत्यु दर तुल्य होती है, मतलब बराबर होती है,
तब वह अवस्था क्या कहलाती है? जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होती है तो ऐसी अवस्था को प्लेक्टिव अवस्था कहते हैं। क्या कहलाता है? प्लेक्टिव अवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? साबुन के बुलबुला जो होता है, बुलबुला, तो उसमें अगर ऋण आवेशित दिया जाए या फिर धन आवेशित दिया जाए, मान के चलिए ऋण हो या धन हो, तो उसमें क्या होगी? इसकी त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या घटेगी या बढ़ेगी या परिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं? इसमें दोनों याद रखना है कि चाहे आप ऋणात्मक दीजिए या तो फिर धनात्मक दीजिए, तो वैसी अवस्था में, दोनों अवस्था में आपको क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी त्रिज्या हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी, चाहे आप धनात्मक दीजिए अन्यथा ऋणात्मक आवेशित करिए। किसमें? तो साबुन के बुलबुला में, तो उसका आवेश तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जैसे कुछ भी सटाएंगे ऋण या धन तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? तो सिकुड़ के कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इसमें बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, अगला यहीं तक था, 283 नंबर तक था और इसके आगे कल फिर क्लास होगा 284 से 300 पार कर देंगे कल। तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइए और फिर पूरा वीडियो को देखिए, ज्यादा देर का नहीं रहता है। आप लोग इसे स्पीड करके भी देख सकते हैं, हंसते खेलते जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इस सेशन से आपको काफी फायदा होने वाला है। तो इस सेशन से लगातार आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को फिर से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।